मैं हूं कंवर शीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima Sabia. तार साहब, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने एक नया ऐलान कर दिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे वॉलंटियर्स चाहिए जो जेल भरो तहरीक चलाएं। वो कह रहे हैं क्योंकि हुकूमत हमारे लोग पकड़ रही है, तो हम जेल भरो कोर्ट अरेस्ट अरेस्ट ड्राइव जिसको नाम दिया गया है। और सुनने में आ रहा है उसकी कोई वेबसाइट भी बन रही है कि आप आएँ और अपने आप को जो है वो जेल में भेजें। एक तरफ तार साहब ये बात है और दूसरी तरफ आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में बैठी हुई है, पैसे अभी मिले नहीं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरह के जो नारे लगा रहे हैं जेल भरो तहरीक, आप क्या समझते हैं इससे कोई उनको सियासी बेनिफिट मिलेगा? इससे पहले उन्होंने ना सिविल नाफरमानी की बात की थी, सिविल अनरेस्ट के जी हम जो है हुकूमत को कोऑपरेट नहीं करेंगे, बिल्स जमा नहीं कराएंगे। तो आप ये जो जेल भरो तहरीक है ये उनके सियासी मकासद को ज़्यादा फ़ायदा देती है, या क्या आप समझते हैं कि ये जो आईएमएफ से हमने लोन लेना है या इस वक्त जो ओवरऑल दहशतगर्दी की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मजीद डिटीरियरेट करेगा? तार साहब, चीमा साहब, दर हकीकत आपने अगर नोट किया हो तो इमरान खान साहब को खबरों में रहने का बहुत शौक है और हमेशा आपने देखा होगा। और दूसरा, हालते जंग में रहने का बड़ा शौक है उन्हें। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है वो मुसलसल रखना चाहते हैं। इस वक्त जो सख्त डेस्परेशन है इमरान खान साहब की, एक तो वो एस्टेब्लिशमेंट नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो उनका डायलॉग शुरू करना, मुख्तलिफ हरबे तरीके आजमा रहे हैं वो। उसके बाद आसफ जरदारी साहब के साथ वो डायलॉग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा अमल दखल सियासत में जोड़ तोड़ है वो आसफ जरदारी साहब कर रहे हैं। जो अगले दिन उन्होंने ब्लंडर छोड़ा था उसके पीछे भी बात यही थी कि किसी न किसी तरीके से डायलॉग शुरू हो जाए आसफ जरदारी से भी और एस्टेब्लिशमेंट से भी। वो ये आपने देखा होगा, दिन में दो दो दफा वो यूट्यूबर से मिलते हैं। मुझे तो ये खदशा हो सकता है ये वर्चुअल जेल बना लें कोई, और कहें कि आए आपके वेबसाइट पे, आप जेल में चले जाएं वेबसाइट पे। तो इस तरह की है, क्योंकि प्रैक्टिकली इनके जो लीडरान जो दूसरी पार्टियों से टूट के आए थे, जो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब के जहाजों में बैठ बैठ के आए थे लोग, वो और दूसरे जो ट्विटर और सारे टिकटॉक वाले जो दोस्त हैं, वो सिर्फ 2 दिन अगर जेल में रह के आ जाएं तो उनकी आंखें भर जाती हैं। जेल क्या भरनी है उन्होंने। इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के मीम चल रहे हैं। कोई कहता है सिगरेट भरो मूवमेंट है, कोई कहता है आंखें भरो मूवमेंट है। और यहाँ पे मैं रेफरेंस भी देना चाहूंगा, एक आपके जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि शेख रशीद साहब वाज द वीकेस्ट पर्सन गोइंग इनटू द प्रिजन। और देखा जाए तो जिस तरीके से एहतजाज है, जिस तरीके से शहबाज गिल साहब ने जो उन्होंने आज अपनी मायूसी का इजहार किया है कि ये मेरी जाती जंग नहीं है, मैं तो भाई गजवा लड़ रहा हूं आपके लिए, क्योंकि उनको लाहौर के, और उन्होंने गिला दिया है लाहौर की पीटीआई के, उनको प्रोटोकॉल क्यों नहीं देते, उनके आसपास होके जब वो अदालत में पेश होते हैं तो फूल क्यों नहीं निछावर किए जाते, नारे क्यों नहीं लगते। तो अगर ये सारा ट्रैक रैकेट देखा जाए तो ये जो हमारे बच्चे हैं, ये अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे जेलों में जाने वाले नहीं। लेकिन आज मैं मरियम नवाज की एक स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करूंगा कि इस तहरीक का आगाज जमान पार्क से होना चाहिए। और मैं उस पर ऐड ये करना चाहूंगा अपने अमीरुल मोमिनीन से कि अपने 2 बच्चे हैं, उनको भी ये स्वाब दारैन जो है वो उसके लिए लंदन से अगर बुला लें तो उनको भी जेल में साथ ले जाएं, क्योंकि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। तो इनके बच्चों को स्वाब क्यों ना पहुंचे। ये अगर मेहरबानी फरमाए इस कौम पर, इस कौम के बच्चों को जेलों में ले जाना और इनको जिहाद की तरबियत देना और अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड पढ़ाना, इंग्लिश और मैथ पढ़ाना, ये खुला तजाद है। इस कौम के साथ धोखा है। और लेकिन इस कौम के साथ ये पहला धोखा नहीं है, 76 साल से धोखे ही हो रहे हैं, क्योंकि कौम खुद ही बदलना नहीं चाहती। बजाय मुल्क से मोहब्बत के वो ऐसे लोगों के पीछे लग जाते हैं पता होने के बावजूद कि जिन्होंने पिछले 4 सालों में नए पाकिस्तान से अमन बिन मारूफ तक सफर किया है। इस पे फिल्म बननी चाहिए मेरे ख्याल में, कि किस तरीके से एक लीडर जो ये कहता है कि मैं ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट हूं, मैं बर्तानिया का, ब्रिटिश लोगों से ज्यादा जानता हूं, लेकिन यहां आके इस वक्त जो नैरेटिव है अमन बिन मारूफ का है, और उसने अपना बिल्कुल नए पाकिस्तान से होके रियासत मदीना को सारा तय करते हुए सफर इस वक्त खड़ा है जेल भरों पे और अमन बिन मारूफ पे। ज्यादती पाकिस्तान के साथ। दूसरी दुनिया सारी इस वक्त इंग्लिश और मैथ पढ़ रही है
और अपने बच्चे भी इनके इंग्लिश और मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम के लिए उर्दू में ट्वीट फरमाते हैं और सारा दिन दरस ये देते हैं ये सियासत नहीं है, जिहाद है। मेरे ख्याल में अपनी जहलियत के खिलाफ जिहाद करना चाहिए, बजाय कि इन लोगों को साथ लेकर जेल में जाना। इस वक्त पाकिस्तान को दो सबसे बड़े खतरात जो दरपेश हैं, एक आपका यही टूटा फूटा सिस्टम सियासत और इंस्टेबिलिटी, और दूसरा दहशतगर्दी। और मेरे ख्याल में ये जो तीन टूटियां फूटी पार्टियां, मैं इनको तीन पार्टियां इसलिए नहीं कहता कि इनके सबके अब ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद हैं। इन सब के इस वक्त जो इनकी गोगियां और इनके सारी मौरूसी सियासत हर इंसान के पास मौजूद है पाकिस्तानी। इनके पास पाकिस्तान के ना सियासत और ना दहशतगर्दी, इनके पास कोई हल नहीं है, बल्कि जो आज पाकिस्तान की इकानमी तबाह हाल है, इसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि इस वक्त किस तरीके से पंजाब की गवर्नमेंट ने चंद महीनों में 550 अरब रुपया जो है उड़ा दिया है। और दूसरा, इस वक्त मुझे रिसेंटली पता चला एक बहुत छोटी सी उम्र का बच्चा जो इनका वजीर होता था, 74 कनाल का घर पेशावर में बना रहा है, जिसके अंदर 12 कनाल की लेक उसने बनाई है और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मशीनरी इस्तेमाल की है। इस वक्त वो ये सारी दुनिया को पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई नई बातें नहीं है। वाशिंगटन डीसी में बैठे मुझे इल्हाम नहीं हो रहा, मैं भी अब पाकिस्तान से लर्न कर रहा हूं सारी चीजें देख देख के, और पाकिस्तानी लोगों को भी पता है। लेकिन जब आंखों पे और दिमाग पे ताले पड़ जाएं, तो फिर उसके बाद यही हालत होती है जो हो रही है। मैंने अर्ज की अगले दिन एक ट्वीट की थी, $85 बिलियन का जो असला छोड़ के हमारे अमेरिकन दोस्त गए हैं, वो अब पेशावर तक पहुंच चुका है और 2 घंटे 33 मिनट का सफर बाकी है इस्लामाबाद का। और उसके अंदर थर्मल टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर नाइट विजन गॉगल्स हैं, उनके अंदर असला ऐसा है जो 3-3 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर से फायर करता है। तो ये इनके लले तलले खत्म नहीं हो रहे। दुख वाली बात है कि आज जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी थी उसको इन्होंने चेंज करके फरवरी 9 को कर दिया। हालांकि निकलना उससे भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये चूरियां खाने वाले यार दोस्त है। मारें खानी है तो हमारी फौज ने खानी है या पुलिस ने खानी है। ये लोग जो है ये सिर्फ इनके, मैंने आपको बताया था, ये जो ये बार बार इलेक्शन इलेक्शन कहते हैं, इलेक्शन कराएं। इलेक्शनों में कौन से नए चेहरे आने हैं खान साहब? यही 500-600 लोग हैं, अपनी सीटें बदल के आ जाएंगे, टिकट पार्टियां बदल के फिर इन्होंने इकट्ठा हो जाना है। आपने कौन सा नया कमाल करना है? और आपकी 3.5 साल की हिस्ट्री नहीं है जो करते रहे आप? किस खूबसूरती के साथ आपने मलक रियाज के पैसे लाके अपने कैबिनेट में एक बंद लिफाफा जो है उसके ऊपर सिग्नेचर करा के दे दिए थे। हमारे लिए आपने अमर भी मारूफ रखा हुआ है। आपने कौन सा नया काम आके करना है यहाँ पे? लेकिन दर हकीकत दुख वाली बात है कि कौम और पाकिस्तान का इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान जो जिस दलदल में है, मैं एक छोटी सी बात करी, उन्होंने ड्रामा सेनेट के अंदर किया है इस वक्त परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करने के लिए। मैं समझता हूं कोई बंदा जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, चाहे गैर मुस्लिम हो, उसमें दुआ करने में क्या हर्ज है भाई? और दूसरी सबसे बड़ी बात ये करता हूं, जो चीख रहे थे आज उस अदालत में, उस सेनेट में अंदर खड़े होके, वो सारे ऐसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। सारे नून लीग वाले सारे तड़प रहे थे। नून लीग, नवाज शरीफ साहब को जानता कौन था गवर्नर जिलानी और जियाउल हक के बगैर? इनको जरा शर्म नहीं आती कि सारे जो है सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद से पैदा हुए हैं। आज ये सारे एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एक नारा अच्छा है बस उसके पीछे लग गए। ऐसे आप इस एस्टेब्लिशमेंट के बगैर एक घंटा नहीं गुजार सकते। आप, आपकी तरबियत, आपका माइंडसेट ही सारा उन्होंने बनाया। तो पता नहीं है किस किस्म की ये बातें करते हैं। लेकिन दुख वाली बात है, खान साहब इस वक्त गांधी का नॉन वायलेंस मूवमेंट लेके आ रहे हैं। मेरा ख्याल है अन्ना हजारा बनना, अन्ना हजारा उसने भी ये मूवमेंट शुरू की थी, जेलें भरो। लेकिन खान साहब आपको ना सख्त मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने डीएनए पे। ये जिस पंजाब के बच्चों को आप कहते हैं ना ये रिबेल करने वाली कौम नहीं है खान साहब, मैंने कई दफा कहा है। ये सिर्फ इताउल्लाह के गाने और ये बस वो चीजें, इससे अलावा करने वाले नहीं है। आप ये कहें ना कि ये जब बार बार ये कहते हैं कि आप हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नहीं, ये तो किसी के सामने नहीं खड़े हुए आज तक। पता नहीं क्यों ये कहते जेलें भरो। रो रहे हैं इस वक्त 2-2 दिन जो जेल में 2-2 दिन रहे, वो रो रहे हैं, कंधे ढूंढ रहे हैं। मेरा मकसद है कि हाँ साहब, यू आर वो कहते हैं ना कि यू आर सिंगिंग टू द रॉन्ग क्वायर। इनको कोई करने वाली बात बताएं, कोई पार्टी शाइटी करें, नया कोई अबरारुल हक को कहें, रिक्वेस्ट करें, नया गाना निकाल दें। अगर आप बोर हो रहे हैं ना, तो इन बच्चों के लिए कोई नया सा गाना निकाल दें, तो उसे दिल बहल जाए।
वो बात सही है आपकी। वो दूसरी पार्टी भी गाना निकालती है, ये भी गाने निकालते हैं, और कौम को इन्होंने गानों के पीछे लगाया हुआ है। वैसे जहाद की बातें कहते हैं तार साहब, सारी स्टेट मशीनरी वीवीआईपीस को प्रोटेक्ट कर रही है। मैं चाहता हूँ आप इस पे ज़रूर बात करें। सारी स्टेट मशीनरी वीवीआईपीस को प्रोटेक्ट कर रही है, और इस्लामाबाद के मरकज़, इस्लामाबाद का दिल जो F9 पार्क है, वहाँ पे एक खातून को साथ जो है वो रेप हो गया। और इस्लामी ये जमहूरियत गैंग पार्टी। जी, और ये गैंग रेप हुआ है। और हुकूमत पाकिस्तान, जिसने चाइना के सारे जो कैमरे लगे हुए हैं, मैंने वो मुझे इत्तेफाक हुआ, एक मेरे दोस्त थे पुलिस ऑफिसर, मुझे लेके गए जहाँ पे पूरे इस्लामाबाद की वो लगी हुई मैंने देखी हुई है। देखते थे। जी जी। और तारड़ साहब, वो हवावे और कोई कंपनी चाइना दी, उसने हमें दिया हुआ है, और वो बड़े कैमरे और पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्योंकि पुलिस कहते हैं लगी हुई है वीवीआईपीस को प्रोटेक्ट करने में, और गरीबों के बच्चे जो हैं और बच्चियां रेप हो रही हैं। और तारड़ साहब, आपने देखा होगा F9 पार्क में, ये जो पार्क है, ये पूरे एक सेक्टर का पार्क है और बहुत बड़ा पार्क है। इसके इर्द गिर्द सारे पोश एरिया हैं, फेट, E9, F10। उधर जो पोश एरियाज में भी अगर खातून और बच्चे बच्चियां रेप हो रहे हैं, तो ये कौन लीड से पूछेगा कि सिक्योरिटी इनके पास है, और बच्चियां जो कौम की हैं उनके साथ ये जो जुल्म और ज्यादती तारड़ साहब हुई है, इस पे जरूर कोई बताएं सर, ये क्या मैं इसका ये किया जा सकता मैं इस पे बताना चाहता हूँ, इसमें पुलिस और कैमरों के साथ या पुलिस के साथ ये चीजें अटैच नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ। जिस सोसाइटी के अंदर सजा का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, जिस सोसाइटी के अंदर जस्टिस ही खत्म हो जाए, जिस सोसाइटी के अंदर अदालतें परफॉर्म करना छोड़ दें, उसके उसकी हालत यही होती है। और बराए नाम नाम उस स्टेट का हो इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान। अब मैं ये उसके साथ किस तरह अटैच करने लगा हूं? जब तक सख्त सजाएं नहीं दी जाती, लोग इसी तरह करते रहेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जियाउल हक दौर में, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, जियाउल हक दौर में एक दफा एक बच्चा किडनैप हुआ था, पप्पू था उसका नाम। जियाउल हक ने फांसी दी थी उसको, उसके मर्डर करने वालों को, कि उनकी लाशें लटका दी गई थी कुछ दिनों के लिए, और बच्चों की किडनैपिंग फौरन ड्रॉप कर गई थी। लेकिन इस वक्त ये तमाचा है, ये जो F9 है, इस्लामाबाद का दिल है। मैं उस पार्क में बड़ा अरसा खुद वॉक करता रहा हूं उसमें। ये आपके इंसानियत, आपके पाकिस्तान की अदालतों के मुंह के, आपके जस्टिस सिस्टम के मुंह के ऊपर तमाचा है। लेकिन अब आप बेहिस हो चुके हैं, उसका कोई हल नहीं। आपकी सोचें, माइंडसेट खत्म हो चुका है सारा कुछ। आप सोचने की सलाहियत नहीं रखते। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी एक रवाज है, पड़ोसी के घर में डाका पड़े तो मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपके अपने पाकिस्तान में एक फैशन बन चुका है। देखिए, मैं आज बात बैठ कर रहा, जब तक खुद नीचे नहीं आते किसी चीज के, उसके लिए कुछ नहीं करते। और इस वक्त आपके मुल्क के साथ क्या नहीं हो रहा। मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। आप F9 की बात कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ही F9 बना हुआ है, पूरा पाकिस्तान ही F9 है। इस वक्त मुझे बताएं, अभी मेरा क्वेश्चन है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों से कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जो कौन सा आपको ऐसी कोई अदारा है जो आपको तहफ्फुज दे रहा है, या करप्शन को रोक रहा है, या लॉ एंड ऑर्डर को वो एस्टेब्लिश कर रहा है। कोई ऐसा अदारा कहीं पे। अगर उन्होंने घुस के पुलिस लाइन के अंदर जो अटैक किया है, इससे बड़ी भी बेइज्जती देखनी थी। F9 भी हम ब्लेम यही करेंगे ना लॉ एनफोर्समेंट को। वो लॉ एनफोर्समेंट खुद जुलूस निकाल रही है। और किसी के पास, मैं जो सबसे बड़ा दुख है चीमा साहब, कि कोई रोड मैप भी मौजूद नहीं है गवर्नेंस का। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इकोनॉमी का, गवर्नेंस का कोई रोड मैप ही मौजूद नहीं है। क्या तार साहब, वो कहते हैं कि वो बच्ची क्यों बाहर निकली, ये लोग अब उसी को ब्लेम कर रहे हैं कि ये क्यों बाहर नहीं, निकली है। वो तो रेपस उसको कह के गया ना जाती दफा, वो कहता काटूर जाओ गुस्सा में बाहर निकले कर। आपके हिस्ट्री भरी पड़ी है। आपके एक सीसीपीओ ने, बदनामे जमाना सीसीपीओ ने, ये कहा था कि रात को ये मोटरवे पे क्या लेने गई थी। ये सोसाइटी है आपकी। पाकिस्तान इज मेल्टिंग डाउन, इज कमिंग डाउन, इज फेलिंग, कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी, नॉट एज अ कंट्री। कंट्री तो आपने बनाया ही नहीं ना। कंट्री होने के लिए तो आपको सॉवरेंटी की जरूरत होती है। कंट्री बनाने के लिए आपको अदालतों की जरूरत है। कंट्री के लिए आपको बॉर्डर की जरूरत, बॉर्डर तो आपके है ही नहीं, रेट ऑफ गवर्नमेंट ही कहीं नहीं।
Country, though, you have failed as a country long time ago. As a society, as a group of people, you are failing because you have lost the morality, fundamental morality. जानवर भी इस तरह नहीं करते, जानवर भी इस तरह नहीं करते, लेकिन इसकी सजा किसी ने नहीं देनी। हर चीज फॉर सेल है। किसी अमीर आदमी के बिगड़े हुए बच्चे ने ये वारदात की होगी, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आपके पाकिस्तान में जब कत्ल कर दें, अगर अदालत वकील ना खरीदा जा सकता और अदालत ना खरीदी जा सकती तो क्या करते हैं? वो कसास दे देते हैं, बंदूका लैके कुड़ी वाले दे घर दे अगे पीछे फिरन लग पे भरावां नूं कुट्टण लग पैणगे तो उन्होंने की करना? दिस इज हाउ सोसाइटी फेल, दिस इज हाउ सोसाइटी। लेकिन दुख वाली बात है, चीमा साहब एक बच्ची है, ये तो इस्लामाबाद में F9 में हुआ तो खबरों में आ गया। आपका तो पूरा कंट्री F9 बना, पूरा मुल्क, और मेरे साथ डिबेट कर लेंगे बैठ के, पूरा मुल्क ही F9 है। मेरा मतलब उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर मुझे तो नजर नहीं आता। मैं यहाँ पे मैंने आपको, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग पाकिस्तान के लिए परेशान है, पाकिस्तानी परेशान नहीं है। सारी दुनिया परेशान है कि इस कंट्री के साथ क्या बनने वाला है, सारी दुनिया परेशान है। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਡੀਜੇ ਬੱਟ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ਤੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ 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 ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਡੇਟਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਹਲਵੇ ਪੂੜੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵਹਾਂ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡੇਟਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਟਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ, ਅੰਦਰ ਜਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਮਣਕੇ ਤੇ ਮਣਕਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਤਸਬੀਹ, अंदर तस्बीह के अंदर अमर बिन मारूफ हो रहा है। चीमा साहब दर हकीकत देखें, मैं कभी कई दफा मैं कहता हूं कि कान तरस गए, कभी कोई अच्छी खबर भी उस मुल्क से आई, लेकिन मुझे 35 साल 36 साल हो गए, मैं अमेरिका आया हूं, जब भी पाकिस्तान वापस गया हूं रिवर्स गेयर ही देखा, रिवर्स गेयर देखा कि मेरे कोई उसमें कोई अच्छाई की हो किसी ने। हाँ ये है कि वहां से बचा अब कोई नहीं है मेरे ख्याल में, सारे टोरंटो आ गए हैं, सारे इंग्लैंड में देखता हूं, जब मैं लोगों के देखता हूँ फलाना भी आ गया, पीछे बचे कुछ नहीं यार। ताड़ साहब फिर एक दफा डिफॉल्ट कर ही ना जाए ताकि एलीट का इंटरेस्ट खत्म हो और गरीब ऊपर आए। ताड़ साहब जी बस, हाँ मैं एग्री करता हूँ, दो चीजों में दो पॉइंट है। कहते हैं सिस्टम कई दफा इतना करप्ट हो जाता है, उसको बचाने पे एफर्ट जाया नहीं करनी चाहिए, एनर्जी जाया नहीं करनी, उसको कोलैप्स करने देना चाहिए। और दूसरा ये है कि जब एक दफा गिरेगा तो ये बदबख्त जो 5000 रूलिंग एलीट है, ये तो टोरंटो या इंग्लैंड अपने घरों में वापस चले जाए, फिर नई ब्रीड उठे, नए कोई लीडर उठे, कोई नई चीजें तभी ये, वरना इस वक्त जो है ये इट्स नॉट फिक्सेबल, इट इज नॉट। उसकी वजह ये है कि साले पनूजे ने, साले और बेनोई की गेम है इस वक्त। इन्होंने इतना खूबसूरत इतिहाद बनाया है कि बेनोई अब साले को तो नहीं पकड़ेगा ना, साला बेनोई को भी नहीं पकड़ेगा। एक पुलिस, एक जो होता है वो एस्टेब्लिशमेंट में होता है, दूसरा सियासत में होता है, एक सियासत में होता है, दूसरा डीएमजी ग्रुप का होता है। इस वक्त साले बेनोई की गेम है, साला बेनोई क्या करेंगे? अच्छा दोनों के बच्चे टोरंटो में, दोनों के बच्चे लंदन में, ये तो एक इतिहाद है, ये तो सारे मलक रियाज की पाली भी कौम है, सारी बच्चे उसके औलाद। देखो ना, जरा को बंदा रिटायर काम होता है, वो कहता है यार इन्हू रख लो यार, इन 4 छिलड़ा दे देना, इत्थे बूहे ते बाहर बैठा रहे। मलक रियाज को मैं तो कहता हूं ठेके दे दो पाकिस्तान यार, सबसे अच्छा सोल्यूशन तो ये। चला तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान आज भी वही रहा है, हर सियासतदान, हर अफसर, हर चीज उसकी जेब में। तारड़ साहब ये जो जनरल्स, जजेस, ये जो ब्यूरोक्रेट रिटायर हो के एक अनपढ़ बंदे के जाके मुलाजम लग जाए एक रियल स्टेट के, जहाँ पे पता है कि उन्होंने क्या है, इन लोगों का क्या माइंडसेट होगा? इनका शर्म नहीं होगी, उनकी गड्डी ने पोछा मार दे हैं, सलूट मारना तो बकरी कर ले, अगर बुआ खोल दे, मतलब क्या माइंडसेट होगा इन लोगों का? चीमा साहब अच्छा आप उसकी बात कर रहे हैं, ये माइंडसेट मुझे ये बताएं कि पार्टियों की अब हालात बताता हूं। ये तो आपने एक डिपार्टमेंट की बात की, अब दूसरा डिपार्टमेंट है। 80 साल के बाबे सियासतदान ने वो बिलावल साहब के अगे किवें हथ बन के खलोते होंगे, इतजाज आसम साहब वर्गे 80 साल के बंदे। इसी तरीके से आपके नून लीग के अंदर 80 साल के बाबे हैं, वो कहती है अंकल हैं, वो हथ उसकी मर्जी के बगैर बोल नहीं सकते। हर आपकी पार्टी के अंदर जो है डिक्टेटरशिप है, पूरा एक माइंडसेट। जो बचे हैं वो आसा, अच्छा वो मलक रियाज के पास भी वो जाते हैं जो फौजी फाउंडेशन या दूसरे डिपार्टमेंटों में पीटीसीबी अच्छी तरह फिट होते हो। हर डिपार्टमेंट के ऊपर तो रिटायर बाबा अपने फौजी ब्रिगेडियर बिठाया। साहब एक बात करना चाहता हूँ, हमारे कराची से एमएन है, आपके रिलेटेड ही है, जनरल बाजवा ने एक बुलाए हुए थे, कोई सिक्योरिटी वर्कशॉप थी जीएचक्यू में,
तो कुछ लोग वहाँ गए, एमएनएस थे, पॉलिटिशियंस थे और बहुत सारे लोग थे। तो वो बेसिकली जनरल बाजवा उनको उकसा रहे थे कि यार आपके पास वो पीपल्स पार्टी में कोई बंदा नहीं है जो बिलावल को रिप्लेस करे, पीएमएलएन में कोई बंदा नहीं है जो मरियम को रिप्लेस करे। तो एक पीपल्स पार्टी का एमएनए था, तो उसने हाथ खड़ा किया, उसने कहा सर फौज में कोई बंदा नहीं था जो आपको रिप्लेस करे। तो ये हर जगह जो है ना, उन्होंने कहा आपको भी तो सर एक्सटेंशन मिली हुई है ना, तो आप ये बातें हमें क्यों सुना रहे हैं, हमारी लीडरशिप क्यों, सारे नंगे ने सारे, फिर गाल दिखती होती है ना। चीमा साहब, मुझे भी किसी ने अगले दिन पूछा, उसने कहा ताड़ साहब आपकी कोई ख्वाहिश, मैं क्या यार पाकिस्तानी फौज च जनरल बन जाते बड़ी गल है यार। मैं क्या बड़ी गल है, मैं क्या मेरे मुंह ते 4-5 फुल लग जान ते बंदे अगे ते गड्डियां चीकां मारन, गल ते बड़ी। नहीं अब तो जो तार साहब जो हालात हैं इकोनॉमी के, अब तो अगर ये वीवीआईपी कल्चर खत्म ही हो जाए वो और ना ये माइंडसेट, चीमा साहब ना माइंडसेट, जब शराफत खत्म कर दी जाए मुल्क में, मैं उस दिन आपकी बात मानूंगा इस बात को, जिस दिन लोग अपनी बच्चियों के रिश्ते टीचरों को देना शुरू कर देंगे, जिस दिन लोग अपनी बीवियों के अपनी बच्चियों के रिश्ते शराफत देख के देखना शुरू कर देंगे, मैं उस दिन मानूंगा कि नहीं आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आज आपके हालात ये हैं कि लेक्चरर जो है वो, हालांकि मैं एक पैगंबराना पेशा है, लेकिन उसको जिस नजर से देखा जाता है, जिस तरीके से इस वक्त जो अफसर अगर कुछ शरीफ हो कहते बुजदिल है, शराफत को बुजदिली के साथ जब करना छोड़ देंगे फिर देखेंगे। जिस दिन एयरपोर्टों पे मैं देखूंगा कुछ शरीफ लोग खड़े इज्जत से मिल रहे हैं किसी को, मैं देखूंगा जिस दिन ये इस आपका देख, छोटी सी बात, ये कौम की हालत देखे, हर सीएसएस अफसर डॉक्टर है, हर सीएसएस। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी, कौम ने कितना पैसा लगाया उसको डॉक्टर बनाने के लिए, उसने सीएसएस का रट्टा लगाया उसको, और रट्टा ला के तो फ्रॉड लगा। मैं कहता हूं एक डॉक्टर एमबीबीएस बन के अगर वो सीएसएस करता है, वो फ्रॉड लगा के हुआ है वहां पे, दैट इज नॉट हिज प्रोफेशन। और गया क्यों है वहां पे डीएमजी पे? सिर्फ लूट पाने वास्ते, कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं। उसने ओथ लिया है डॉक्टर बनने के लिए, मैं लोगों की उनके दुख दर्द का हिस्सा बनूंगा। आप देख लें आज आपका हर सीएसएस। मैं अगले दिन यहां एम्बेसी में गया, 3 अफसर बैठे थे, तीनों के तीनों डॉक्टर फॉरेन सर्विस में सर्व कर रहे हैं। ये माइंडसेट है आपका। और कोई टूटी फूटी को मैकेनिकी सीख ले और शाम को कनाडा आ जाता है, कोई टूटी फूटी सिविल इंजीनियरिंग कर ले ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ताड़ साहब वो कहते हैं, आप देखिए ताड़ साहब वो क्या करें, अगर डॉक्टर बने उसकी तनख्वाह 80,000 है, मैकेनिक की तनख्वाह 1 लाख है, वो कहते हैं हमने यहाँ पे मुल्क की खिदमत करनी है और लोगों ने डॉलर कमाने, उधर जो लाख कमा रहा है वो कहता है ठीक है मैं जाके 15 लाख कमाता हूँ, फिर उनके लिए भी तो कुछ अच्छी चॉइस होनी चाहिए ना। ये देखें, सबसे बड़ी बात ये क्यों ठीक नहीं हो रहा कि वो डॉक्टर ही चला रहे हैं। अब डॉक्टर जो ऊपर डीएमजी के आके बैठे हैं, सेक्रेटरी बने, वो इसलाह क्यों नहीं कर रहे? फिर वो ठीक करें ना दूसरे डॉक्टरों के लिए, सिस्टम को क्यों नहीं ठीक करते? जब वो डीएमजी में आके बच्चे अपने लेके टोरंटो, आप बच्चे इधर टोरंटो में भेज दिए, लंदन में भेज दिए, करप्शन कर रहे हैं सारी। नहीं, मुझे ये बताएं आपका डीएमजी ग्रुप इतना अट्रैक्टिव क्यों है? मेरा सिंपल क्वेश्चन है। सवाल लुट के उसमें है क्या? कोई मुझे डिफाइन कर दें आप, लुट है उसमें, इसलिए भाग भाग के जा रहे हैं पुलिस में, इसलिए बन रहे सारा कुछ। जिस नौकरी में लुट नहीं है उसको आप हाथ नहीं लगाते। देखिए किस तरह काम है ये। आप कहते हो उसे $1,00,000 उसे 5 लाख। और यार मुझे आप ये नहीं बिलीव करते कि कहीं शराफत से मैं जाऊं तो लोग आपको याद करेंगे कितना अच्छा इंसान था ये, आपने वो प्रमोट करने छोड़ दिया ये। और तीसरी बात है, हर बंदे की सोच ही यही है, हर बंदे। आप रेडी से फ्रूट लें, आप उसने नीचे लिफाफा 2 नंबर रखा होता है, आपको ऊपर से डाल के नीचे लिफाफा दूसरा पकड़ा देते। जिस मजदूर ने चार ईंटें उठानी वो 2 उठा रहा है। दूध का गिलास पूरे मुल्क में नहीं मिल रहा। डीएमजी वाले भी, मैं अब यही कहता हूं, डीएमजी वाले भी वही करेंगे जो दूध बेचने वाला कर रहा है। लेकिन ये सारी कौम ही ये सारा कुछ कर रही है, तो फिर यही होगा जो आज पाकिस्तान है। ताड़ साहब अकाउंटेबिलिटी भी इन्होंने करनी है, यही ऊपर बैठ गए हैं, तो फिर ये जो फिर की ये जो कोई बारू बंद मैकेनिक सदी है ताड़ साहब। अकाउंटेबिलिटी मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी का नाम लेना भी जो ज्यादती है। अमीरुल मोमिनीन का मैंडेट सिर्फ अकाउंटेबिलिटी था, और हर पार्टी एक दूसरे को कह चुकी मैं सड़कों पे इसको घसीटूंगा, मैं इसके पेट में से निकालूंगा। और बच्चा एक 25 साल का सी, वो नेशनल असेंबली खलो के उसने कहा हम इसके मुंह पे मारेगी, मैं इसके मुंह पे इतने पैसे मारेगी, आईएफएफ उसके मुंह पे मारेगी। और भाई दे पैसे एक इलेक्शन कराना है और फिर उन्हें वजीर बन जाना।
उसी 25 साल के बच्चे ने बगैर दाढ़ी मूछ के फिर बन जाएगा वो वजीर। कौन सा इनकलाब, तो कौन सा ये नारा, तो कौन सा नया पाकिस्तान, कौन सी रियासत मदीना। चीमा साहब ये अब दुनिया, अब मजे की बात है, आज मुझसे एक बंदे ने पूछा, आज से घंटा पहले, ताड़ साहब, उसने कहा ताड़ साहब आप क्या ख्याल है, आईएमएफ को नहीं पता कि आप कितने फ्रॉडी हैं, आप कितने धोखेबाज हैं? नहीं पता उनको। मैंने कहा पता है उनको। बैठे क्यों हैं? दो वजूहात की वजह से। एक, आपने दुनिया के लिए जो पटाखा रखा हुआ है, एक वो उसके लिए बैठे, और दूसरा आपका बॉर्डर चाइना और इंडिया और अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ मिलता है। आज आप भूटान होते, नेपाल होते, तो फिर मैं देखता आईएमएफ बन जाता है कि नहीं जाता। लेकिन अब वो भी बड़े मोहतात हैं, वो भी। ये आखिरी स्टेजों पे जा रहे हैं आप, आखिरी स्टेजों पे, और बिल्कुल इसी पॉइंट पे 6 महीने बाद फिर आप आ जाएंगे। क्योंकि आज तक किसी आपके लीडर के मुंह से मैंने ये लफ्ज नहीं सुना कि हमने एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, हमने इंपोर्ट किस तरह रोकनी है, हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किस तरह करना है, हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए एनवायरमेंट कैसे बनानी है। किसी ने रोड मैप नहीं दिया, किसी ने। अमीरुल मोमिनीन के मुंह से भी नहीं निकला, छोटे प्राइम मिनिस्टर के मुंह से भी नहीं निकला। जरदारी साहब तो वैसे ही बादशाह है ना, वो तो बिलीव ही नहीं कर देना चाहिए। तो ये किसने करना है? मुझे ये समझ नहीं आती किसने करना है। मेरी तो कौम से मिन्नत है, मैं आप मिन्नत करना चाहता हूं आज, और खुदा दा नाज है, इंग्लिश से मैथ पढ़ो अगर बचना चाहते हो, और अपनी किस्मतों के फैसले खुद करो। ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। ये मलक रियाज के बच्चे हैं सारे, ये एस्टेब्लिशमेंट के तैयार किए हुए लोग हैं। आपके लिए ये बुत क्रिएट किए गए थे। आप खुद कुछ करो, खुद कुछ करो। ई कॉमर्स पढ़ो, बच्चों को तिजारत सिखाओ, जाबों के पीछे ना जाओ, कारोबार करो, इनसे जान छुड़ाओ। मैं कहता हूं ये जेल भरो कह रहे हैं, मैं कहता हूं आज मैं आवाम से मेहनत करता हूं, तुम इनका बाईकाट करो, वोट ही ना दो इनको, इलेक्शन का हिस्सा ही ना बनो, क्योंकि सब फ्रॉड है। ये सारा गोरख धंधा है। तुम ये जाके बिरयानी की प्लेटों के पीछे जो इनको दे आते हो वोट, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया। तो ताड़ साहब फिर ये वोट नहीं देंगे तो कोई और आ जाएंगे, वो दूसरे पहले भी वोट जहां ये डालते हैं वहां जाते तो है ही नहीं। वोट तो किधर और निकल आंदा, वोट तो किधर, वो सिस्टम ही, वो सिस्टम की ना बीआरटी सिस्टम नहीं है वो पांदे लाहौर ने निकल कराची वो पूरा सिस्टम ही अनाउंसमेंट करने वाला था। डस्के में पूरा अमला ही 2 दिन के लिए उठा लिया। ये इलेक्शन है। और वो आप अमीरुल मोमिनीन के लोगों ने 2 दिन में हमला उठा के ले गए। वही तो कह रहा हूँ, डस्के में तो इन्होंने किया था, उधर बात ही नहीं करते। कहते अब कह रहे हैं फिर हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश है, एस्टेब्लिशमेंट हमसे वादा करे कि इलेक्शन फेयर होंगे। वो यार उनका पोर्टफोलियो ही नहीं है, उनको टीटीपी के पीछे जाने दो, इलेक्शन कमीशन की गल करो बस। और अगर खुदा ना खास्ता अगर ये हार गया बंदा इलेक्शन में, ये तो पाकिस्तान पुठा कर देगा। ताड़ साहब ये बस पता नहीं क्यों इनसे कोई फैसला ही नहीं लिया जा रहा, जिन लोगों ने फैसला लेना है फैसले नहीं, मैं चीमा सब डिसएग्री कर। फैसला पैसा लंदन पहुंचाने के लिए तो बड़ा करते हैं, ये पैसा कौम को लूटने के लिए तो बड़ा तेज करते हैं फैसला। इनकी 2 नंबरियां तो करने के लिए जितने तेज हैं, मैं शर्त से कह सकता हूं अगर ये 2 नंबरियां छोड़ के यही एनर्जी पॉजिटिव लगाएं, पाकिस्तान इस वक्त सुपर पावर बन जाए। लेकिन 2 नंबरियां देखें किस खूबसूरती के साथ। मैं छोटी सी आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बात। आप कहते हैं इनको तो पता, पोले ही बड़े नेते इन्होंने पता ही। वो मुझे ये बताएं, हर शुगर मिल के मुलाजिम जो पहले निकलते रहे उनके करोड़ों अरबों रुपए, ये शरीफ फैमिली के, खान साहब तहरीक इंसाफ के बाहर के पैसे सारे अपने दफ्तर के चपड़ासियों के नाम पे मंगाते रहे। किस खूबसूरती से पता है मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करनी है, किस तरीके से शौकत खानम हॉस्पिटल के पैसे लेकर तहरीक इंसाफ को देने हैं। इन चीजों में सारा तेज है बड़ा। ये कौम की तरफ नहीं जाना, भलाई की तरफ नहीं जाना। लेकिन चले चीमा साहब, उसमें यह है कि 76 साल हो गए हैं मेरा ख्याल। अब तो मेरा ख्याल फाइनल शो चल रहा है इस वक्त वाकई, क्योंकि इस वक्त जोड़ तकड़ा होना है, क्योंकि 85 करोड़ का असला चलना बड़ा टाइम लगना है, उसको इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। पहले तो छोटे मोटे पटाखे थे ना, वो फिरदे सन यामा 100 तक खोते थे। उनके पास भी जो है थर्मल टेक्नोलॉजी। चले ये तो तार साहब आपने सही कहा कि वो इतने करोड़ों का असला उनके पास है, और उस असला जब चलेगा तो जारी बात है वो चलना तो पाकिस्तान में ही है, और वो सारे हम लोग
इतनी अजीब किस्म की पॉलिसी है कि अगले दिन वज़ीर दिफा ने कहा कि वो जो लोग हम 40,000 वहाँ से दहशतगर्द आए हैं, पहले तो उनको कहा कि तुम फैल जाओ जहाँ फैलना है, बाद में कहा नहीं हमको इलाका इकट्ठा बनाने लगे, वहाँ पे इन सबको वहाँ पे इकट्ठा रखेंगे। नहीं, उन्होंने खिलर खुलर कह रहे हैं उन्होंने इकट्ठा क्या करिए। शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट थी कि पिंडी इस्लामाबाद में 5,000 फैमिली हैं तालिबान की, और अगर हर फैमिली का भी 5-5 बंदा तो जरब दे दो जरा। ये हमारे शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट थी बहसीत इंटीरियर मिनिस्टर। तो आप सेफ्टी देख लें पिंडी इस्लामाबाद की, क्या 5,000 फैमिली वो कहते थे इस्लामाबाद पिंडी के आसपास बैठी है तालिबान की। चलो, ये एक बहुत बड़ा सोसाइटी डिसऑर्डर होना तार साहब। मैं आपको बात बताऊं, मैं बहुत सारे अपने पख्तून दोस्तों से मिला हूं, वो कहते हैं अब हमें रास्ता मिल गया है, पहले हमें रास्ता नहीं पता चलता था, अब रास्ता मिल गया कि जब भी अफगानिस्तान में लॉलेसनेस होगी, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन होगा, हम सारे इस्लामाबाद आ जाएंगे, बात ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे आके जो है ना वो फिर दमादम मस्कल अंदर होगा, और फिर वहाँ चोरियाँ डकैतियाँ, जब जॉब्स नहीं होंगी, चीमा कुछ साहब इस तरह नहीं होंगे। अल्टीमेटली वहीं जाएंगे ना जहां वो जा सकते हैं, जहां वो सॉफ्ट देखते हैं, जहां वो बेवकूफी देखते हैं, जहां देखते हैं कि वो लोग डर जाते हैं उनसे, वहां देखते हैं जहां लोग बिक जाते हैं, तो अल्टीमेटली उन्होंने वहीं जाना है। आप भी, कोई भी जई शऊर आदमी इस तरह ही करेगा। उधर तो वो तालिबान है, वो शरीयत लगा के वो कहते हैं गर्दनें उतारो हाथ काटो, उन्होंने तो हर अदालत में अपना फरमान भेज दिया। यहाँ पे हर अदालत बिक रही है, तो वहीं जाएंगे ना वो, कि जहां पे अदालतें भी बिक रही हैं, पुलिस भी बिक रही है, लोग डर रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा फर्टाइल ग्राउंड है ये। बल्कि कराची से, मैं सबसे बड़ी बात है, कराची में कहते हैं वारदात होती है, घंटों में पैसे काबुल पहुंच जाते हैं। चलो चीमा साहब, फिर यही पहले सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एक बड़ी इंडस्ट्री थी गाड़ियां छीनने वाली, यहाँ से गाड़ी निकलती थी और चंद घंटों में वो अटक से दूसरी साइड पहुंच जाती थी, और उधर कोई उधर पूछता नहीं। इस वक्त भी टीटीपी वाले पूरे वो भत्ता ले रहे हैं पूरे सुबह रात से, और इनको पता सबको जो देने वाले, आपके पीटीआई के चीफ मिनिस्टर जो था वो भत्ता देने वालों में शामिल था खुद, और इन्होंने 417 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट से लिया था इन्होंने दहशतगर्दी को रोकने के लिए, इक्विपमेंट बाय करने के लिए, एक दूरबीन नहीं है उनके पास। चलो, फिर पता है सब लोगों को, पाकिस्तानियों को सब पता है, आंखें और दिमाग बांधा, बाकी सब काम कर रहा है वहां। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंखें बंद और दिमाग बंद तार साहब। थैंक यू वेरी मच। विद दिस नोट, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। अल्लाह करे होश के ना लें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।